नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। और बात होने वाली है सीरिया को लेकर। सीरिया में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उस तख्ता पलट के बाद जो वहां पर राष्ट्रपति हैं असद, वो भागकर अपना देश छोड़कर रूस जा पहुंचे हैं। मॉस्को में गए हैं अपने परिवार के साथ, वहां सुरक्षित बताए जा रहे हैं, पुतिन की शरण में है। और सीरिया में जो कुछ चल रहा है उसकी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि वहां पर इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ बमबाजी की है। और खबर यह भी है कि इजरायली सेना ने जो गोलन हाइट्स है वहां पर सीरिया और इजराइल की सीमा पर जो बफर जोन है उस पर भी कब्जा इससे पहले कर लिया था, और बमबाजी भी यहां पर लगातार की जा रही है। निपुण जी, जिस तरीके से पहले तख्ता पलट वहां पर होना और जिस तरीके से तुर्की का बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा, इजराइल का अगर हम हाथ समझे तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि इजराइल का किस तरीके से यहां पर इसमें हाथ है और अब क्या कर रहा है वो। देखिए, मैंने आपको पहले भी हम लोग डिस्कशन किया, मैंने बार बार हर चैनल बोल भी रहा हूँ कि ये पूरी योजना अमेरिका और इजराइल की थी। टर्की को तो बैटल फील्ड में भेजा गया था कैप्टन बनकर, और पीछे बैक में जो योजना थी वो अमेरिका और इजराइल की थी। और इजराइल तो पहले भी वहां पे हमले करता रहा है, कई बार उसने अटैक किए हैं। हाँ, अब ये जो है अमेरिका हो, इजराइल हो, टर्की हो, तीनों ही ताबड़तोड़ वहां पर हमले कर रहे हैं, और तीनों के ही अपने अपने मोटिव हैं। देखिए, इजराइल को चिंता ये है कि जब हम सीरिया में गोलन हाइट्स पे तो ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है, इजराइल ने बहुत पहले से कब्जा किया हुआ है। अब से नहीं, योम किपुर 6 डे वॉर से, जब से उसे उस समय से कब्जा है। जी। अब उसने गोलन हाइट से आगे बढ़ाकर आईडीएफ को, जो बफर जोन है गोलन हाइट और साथ में सीरिया, वहां पर भी ऑक्युपाइड कर लिया, ऑक्युपेशन कर लिया है। उसकी योजना और आगे बढ़ाने की है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एक ग्रेटर इजराइल का जो ड्रीम है वो सीरिया में तो कम से कम पूरा हो। शायद उस और मुझे लग रहा है कि उस और शायद उसका रुझान बढ़ रहा है। जी। अभी जो उसने एयर स्ट्राइक की है वो एयर स्ट्राइक उन पर की है उसने, जो मैंने आईडीएफ का देख रहा था कि जो आपके सीरियन फोर्सेस के जो आपके उनके स्टोरेज थे, जहां पर वो अपने वेपन रखते थे, गोला बारूद रखते थे, उनके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक किए हैं, ताकि वो जो स्टोरेज हैं जिनमें यानी कि आपको वेपन रखा है, गोला बारूद रखा है, वो जो है आईएसआईएस या एसटीएस के पास ना चला जाए। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर वहां पर रेडिकलिज्म का बढ़ावा मिलेगा जी। या जी। बढ़ेगा, तो ये बात वैसी है कि जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, और फिर सीरिया में भी अगर उसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है, तो वो इजराइल के नाक में फिर से क्या करेगा, दम दम करेगा, हम्म। नाक दम करेगा। तो इजराइल उसको लेते ही प्रीमेटिव मेजर्स ले रहा है, ताकि उनको किसी तरह के वो जो रिजर्व्स हैं, स्टोरेज हैं, वो ना मिल पाए, और एक बड़ा एरिया उनको क्या ऑक्युपाइड हम्म। करे। अब आप अमेरिका के हमले देखिए। अमेरिका के हमले कहां पर हो रहे हैं? सेंटर सीरिया में हो रहे हैं। हम्म। और सेंटर सीरिया में कहां पर हो रहे हैं? एक सीरिया का सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व एरिया है वो है रक्का एरिया, और अमेरिका के उसी के आसपास ही पूरे हमले हो रहे हैं, ताकि अमेरिका सपोर्टेड जो ग्रुप्स हैं, और खास तौर से मैं यहाँ पे नाम लूंगा जो कुर्द है, जी। कुर्द जी। कुर्द जो फोर्सेस हैं, उनको कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और है क्या कि जो ये कुर्द हैं, कुर्द के साथ अमेरिका के पुराने टाइज हैं, हम्म। और कुर्दों को लेकर इन्होंने पहले से ही कहा था, अमेरिका ने, कि अगर तुम हमारा सपोर्ट करोगे, आईएसआईएस के साथ जब 15-16 में वॉर हुआ था, 14-15-16 जब चला था, तब भी कुर्दों के साथ में अमेरिका की गुप्त मीटिंग्स हुई थी, ये चर्चा मीडिया में खूब आई जी। थी। और कुर्दों से वादा किया था कि अगर तुम आईएसआईएस अबू बकर अल बगदादी से लड़ने में हमारी हेल्प करते हो, तो डेफिनेटली वी विल सपोर्ट टू यू फॉर द कुर्दिस्तान। अब कुर्दिस्तान यानी कि कुर्दों के सपोर्ट के लिए, अब कुर्दों को सपोर्ट के लिए अमेरिका को ये नहीं कि वो एकदम मानवाधिकार का रक्षक हो रहा है, ये वो, मतलब हम्म। कुर्दों यो नहीं। बात है कि रक्का के आसपास के एरिया पे अगर कुर्द फोर्सेस का कंट्रोल हो जाता जी। है, तो फिर तो अमेरिका के मजे ही मजे। क्यों? क्योंकि रक्का जो है सीरिया का सबसे बड़ा ऑयल रिच एरिया है, या ऑयल रिजर्व एरिया है। तो अमेरिका वहां पर लगातार हमले कर रहा है। अब टर्की के जो है, टर्की अपना अपना एरिया का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है, और टर्की साथ ही जो प्रसार कर रहा है वो ये कर रहा है कि मैं कुर्द और अपने बीच में एक बफर जोन टाइप का कुछ मैं बना लूं, हम्म। एक बफर टाइप से स्थिति बना लूं, ताकि कुर्द मेरी ओर ना बढ़े।
और कुर्द अगर बढ़े तो सीरिया की ओर भी बढ़े। हम्म। एक्चुअली क्या है कि जो कुर्द लोग हैं वो 3 देशों के बॉर्डर पे रहते हैं, टर्की, सीरिया और जी। ईरान। और इन तीनों को लेकर वो कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं। टर्की का ये भी सोचना है कि अगर कुर्द सीरिया में ही बढ़ जाएंगे तो मेरे यहाँ से क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। एक तो मेरी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योर रहेगी, और दूसरा जितने बड़े एरिया पे मेरा कब्जा हो जाए, मेरा कंट्रोल हो जाए, तो वो मेरे लिए क्या होगा, मैं टर्की में एड ऑन कर दूंगा। तो सीरिया में आज जो स्थिति है वो ये है कि जैसे केक हो जाता है और केक को बांटने के लिए सारे लोग आ हम्म। जाते हैं। और ये इतिहास गवाह रहा है। चेतन जी, इस पे मैं एक लंबा डिस्कशन आपसे चाहूंगा, कभी कभी एक लंबा डिस्कशन इस पे जी करें। जी जी। जब भी इस प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट गिरती है, आप इराक में गिरी, अफगानिस्तान में गिरी, अभी हाल ही बांग्लादेश में, म्यांमार में, कई सारे कंट्रीज का आप नाम उठा लीजिए, लीबिया आप उठा लीजिए नाम, वो देश पनप नहीं पाए। हम्म। कई कई सालों तक अभी तक इराक उभरा नहीं है। इराक पे 2003 पर अटैक किया था अमेरिका जी। ने, 2006 में सद्दाम हुसैन मारे गए। आज तक इराक पनपा नहीं है, खड़ा नहीं हो पाया, स्टैंड नहीं कर पाया, अभी तक वहां पर एक सिविल वॉर वाली कंडीशन है। अब यही कंडीशन आपका सीरिया में होगी। तो ये जो है, इस तरह के जो कंट्री, अफ्रीका में तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, ये अलग अलग ब्लॉक को सपोर्ट करके अपने वहां के रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करती है। तो ये सीधा का सीधा एक कैपिटलिस्ट कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि जो हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल पावर जो सेट्स है, हम्म। उसी का एक दोहराव है। और सीरिया में यहाँ पर किया गया है। तो सीरिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो डिफिक्ट है, ये रशिया का, ईरान का डिफिक्ट है। साथ ही हम देखें, अब मुझे थोड़ा सा एक चीज और डर लगता है, जो मैं अक्सर कई बार बोलता भी हूँ। जिस प्रकार से ये नन स्टेट एक्टर लगातार पावर में आते जा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में पावर में आ जाना, अब सीरिया में एसटीएस के हाथ में काफी कंट्रोल हो जाना, हम्म। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर इस जमात इस्लामी जैसे संगठनों का दबदबे में आ जाना, हम्म। ये कहीं ना कहीं इस तरह की लकीरें जरूर डालता है कि अगर ये नॉन स्टेट एक्टर इस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे, तो फिर स्टेट का क्या होगा। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, दे आर नॉट द कंट्रोल बाय द यूएन। ना तो ये यूएन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ना ही कोई इंटरनेशनल इनका पैरामीटर्स लागू होते हैं। ये तो जो कर दे वो सही, इनकी सोच के अकॉर्डिंग सही। कम से कम हम जैसे देशों के ऊपर, जिनको हम स्टेट बोलते हैं, वो एक रेस्पॉन्सिबल तो है, चुनकर तो आ रहे हैं, चुनाव से तो आ रहे हैं। हम्म। ये तो बगैर चुनाव के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये और संगठनों को मोटिवेट करेंगे, बिल्कुल चाहे सही वो कहा आपने हमारे कि अफ्रीका। जो बंदूकों के दम पर सरकारें बनती हैं, चाहे वो हम हाल ही में बांग्लादेश का ले लें, सीरिया का एक और एग्जांपल हमारे सामने है, तो वो कितनी कामयाब हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती, उसको हम इतिहास से जुड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल बंदूक के नोक पर तो कुछ चीज चली नहीं सकती। दूसरी बात, अगर हम इसको ऐसे भी समझें कि जिस तरीके से अब वहां पर इसराइल जो कुछ चाहता है, ईरान का दबदबा वहां पर खत्म हो गया, ईरान जो कुछ चाह रहा था वो उसको वो मुमकिन नहीं हो पाया है, इसराइल अपने फोर्सेस से काम कर रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। आने वाले दिनों में क्या भविष्य देखते हैं आप सीरिया का? नहीं, सीरिया का तो मैं ही भविष्य देखता हूँ। देखिए, अभी तो जो मैंने कहा कि वो एक जस्ट लाइक ए मिलन, खरबूजे की तरह हो गया है, या केक की तरह हो गया है, कि सब उसको बांटने में लगे हुए हैं, कि एक स्लाइस में ले लूं, एक स्लाइस में ले लूं, एक स्लाइस में ले लूं। और वहां पर जो अपने और लोकल ग्रुप्स हैं, जैसे एसटीएस का हमने नाम लिया, और भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग कंट्री के द्वारा सपोर्टेड हैं, वो भी अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो वहां पे एक आपको पावर स्ट्रगल दिखाई देगा, पावर स्ट्रगल इन द बिटवीन सुपर पावर्स, रीजनल पावर्स, और एक इंटरनल पावर्स, वो स्ट्रगल देखने को जी। मिलेगा। लेकिन मैं बहुत ही आश्वस्त हूं कि आने वाला फ्यूचर सीरिया का बहुत ब्राइट नहीं है। वहां पर अगर रेडिकल एसटीएस भी कंट्रोल करेगा, तो मुझे लगता है कि हम्म। एसटीएस बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लेगा। क्योंकि अगर बहुत बड़े एरिया पे कब्जा होगा एसटीएस का, तो ये सीधा सीधा इसराइल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इजराइल के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जो कंट्रोल है वो आपका रेडिकल ग्रुप्स का हो। तो मुझे लगता है कि वहां एक पावर स्ट्रगल रहेगा। हम्म। और अभी रशिया और ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। अभी हमको लग रहा है कि वो साइलेंट हो गए। अब रशिया ने अगर असद को एस्लम दे दिया है, तो कुछ सोच के दिया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ठीक है, रशिया भी अभी क्या है कि आपका यूक्रेन में उलझा हुआ है, वो नहीं चाहता लेकिन कि एक लेकिन फ्रंट मेरे लिए एक और और खड़ा सवाल हो। है, क्या रशिया आने वाले दिनों में दोबारा से इंडल्ज होगा इन सब चीजों में? देखिए, मैंने कहा ना चेतन जी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आज आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कभी भी कोई चीज को आप ये नहीं कह सकते ये डेड हो गया, खत्म हो गया।
अगर सीरिया की अगर हम लोकेशन को देखते हैं और सीरिया की जो लोकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठती है क्योंकि ये इज़राइल से सटा हुआ है। साथ में इसका जो बहुत बड़ा एरिया मेडिटेरियन सी से भी आपका होता है, तो एक इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए हमेशा जद्दोजहद रहती है दुनिया में। हम्म। इराक की उतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं थी, तो इराक में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रशिया ने नहीं किया। लेकिन कमिंग फ्यूचर में सीरिया में हो सकता है और सीरिया का पुराना इतिहास है। सीरिया का बहुत पुराना इतिहास है और सीरिया का ये इतिहास है कि यहाँ शिया सुन्नी के भी कॉन्फ्लिक्ट चले हैं दबा बिल्कुल। अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट चले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी अगर हम सीरिया की तह में जाएँगे तो मौविया आएगा, मौविया का बेटा याजिद ने हज़रत हुसैन की हत्या की थी, फिर वहीं से शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि वो प्रवी बनाया जाता है या हुसैन हम ना थे या हुसैन मुहर्रम जिसको हम लोग बोलते जी हैं, जी। जिसको मुहर्रम कहा जाता है। तो वो पर बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो सीरिया की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चेतन जी, जहाँ पे ऑयल है, जहाँ पे पैसा है, बिल्कुल। तो वहाँ तो सभी बंदरगाह में लग जाते हैं ना, वो कहानी वो सीरिया की। कहानी यहाँ पर है। अब यही चीजें हैं कि क्या कुछ आगे सीरिया का होगा। हालांकि एक विश्लेषण जो है वो हमने निपुण जी से समझा कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, लेकिन नजर सबकी है और कोई नहीं छोड़ना चाहता। उसकी लोकेशन ही ऐसी है। सबसे बड़ा जो रीजन वो ये हो जाता है कि उसकी लोकेशन जो है उस वजह से कोई भी उसके अपने हाथ जो है पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अब इंतजार ये रहेगा सबसे बड़ा कि रूस किस तरीके से अब इस क्या जंग में बिल्कुल सामने से आता है। क्या असद की मदद करने के लिए, उनको एक बार फिर वहां बसाने के लिए क्या वो खुलकर सामने आता है? अगर आता है तो कब तक आता है, और नहीं आता है तो ये भी हमारा सवाल यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका, मतलब इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर सीरिया में किस तरीके से इसराइल अपनी निगाहें टिकाए बैठा है, अमेरिका जो है वो बमबारी कर रहा है, और क्या कुछ इसके पीछे वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए, खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।